हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज के क्लास को। और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि ये शंखनाद सीरीज चल रहा है और शंखनाद सीरीज में हम लोग जो पहला चैप्टर था वो हम लोग त्रिकोणमिति पढ़े हुए हैं। शंखनाद सीरीज के पहले सीरीज में हम लोग त्रिकोणमिति पढ़े हुए हैं और दूसरा सीरीज चल रहा है ये वास्तविक संख्या है। आप लोग कक्षा 10 का जो गणित है एनसीईआरटी बुक जो है उस किताब का ये पहला चैप्टर है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। और रियल नंबर का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो कल का था और पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा है प्रकृत संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में, पूर्णांक संख्या के बारे में। और हम लोग कल के वीडियो में बहुत सारी चीजें जैसे भाज्य अभाज्य हम लोग कल चर्चा कर चुके हैं। तो आज की क्लास हम लोग आगे कंटिन्यू कर लेते हैं और आइए हम लोग सीखते हैं आगे की संख्याएं। उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे वास्तविक संख्या। तो आइए, कल हम लोग बात किए थे अभाज्य संख्याओं पे, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो हम लोग सीखे थे कि जिन संख्याओं को, यानी जिन संख्याओं का गुणनखंड, जिन संख्याओं का फैक्टर अगर बोले गुणनखंड, अगर दो, केवल दो है, केवल और केवल दो, केवल अगर केवल गुणनखंड केवल दो होंगे, केवल दो, तो जिन संख्याओं का गुणनखंड केवल दो होंगे वो संख्या क्या कहलाता था? वो संख्या कहलाता था अभाज्य। क्या कहलाता था? अभाज्य संख्या। यानी जिस संख्याओं का गुणनखंड केवल दो हो, यानी केवल एक से कटे या अपने आप से कटे, अपने आप से कटे, अपने आप से विभाज्य हो, विभाज्य हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते थे? अभाज्य संख्या बोलते थे। जैसे हम लोग सीखे थे कि जैसे, और इसमें भी एक चीज और लिखवाए थे हम कि एक से बड़ा होना चाहिए। अभाज्य संख्या जो है प्राकृत संख्या का ही एक श्रेणी है, लेकिन एक से बड़ी वे सभी प्राकृत संख्या है जिनका गुणनखंड केवल दो है, केवल दो, जो स्वयं से कटे या नहीं तो एक से कटे। तो उसमें हम लोग क्या सीखे थे कि जैसे अभाज्य संख्या में दो हो गया, तीन आ जाएगा, पांच आ जाएगा, चार नहीं आएगा, क्योंकि चार जो है ना, चार किससे किससे कर सकता है? चार एक से भी कर सकता है, दो से भी कर सकता है और स्वयं से भी कर सकता है। तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं छह का। तो छह किससे किससे होगा? छह एक से कर सकता है, दो से कर सकता है, तीन से कर सकता है और स्वयं से भी कर सकता है। इसका फैक्टर जो है ना, चार फैक्टर निकल के आ रहा है, तो ये भाज्य नहीं है। उसके बाद सात, सात की बात करते हैं। सात अभाज्य है, क्योंकि या तो एक से कटेगा नहीं तो सात से कटेगा। तो इस पे हम लोग कल चर्चा कर चुके हैं, अभाज्य संख्याओं पे और भाज्य संख्याओं पे भी हम लोग कल चर्चा कर चुके हैं। लेकिन कुछ पॉइंट है इसमें हम लोग जानेंगे। अगर अभाज्य संख्याओं में बात किया जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमने कल लिखवाया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है और ये सम भी है, सम भी है। सभी सम संख्याएं भाज्य होती है, लेकिन एक दो ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। उसके बाद अगर बात कर ले, एक पॉइंट और आप लोग नोट कर लीजिएगा, दो अंकों की अगर बात किया जाए, दो अंकों की सबसे, दो अंकों की सबसे छोटी, दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाता है हमारे पास? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 11। 11 जो होता है ना, दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। वही प्रश्न को उलट दिया जाए, दो अंकों की अगर सबसे बड़ी पूछा जाए, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछा जाए, तो दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपका क्या हो जाएगा? 97, यानी 97 जो है, 97 जो है दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। उसके बाद अगर बात करते हैं तीन अंकों की
3 अंकों की सबसे छोटी 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 101 हो जाएगा क्या हो जाएगा 101 जो है ये 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या उसी तरीके से अगर पूछ लिया जाए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 3 अंकों की 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो हो जाएगा 997 हमारा जो है 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। उसके बाद एक पॉइंट और नोट करने वाली बात यह है कि दो अभाज्य संख्याओं का मसक क्या हो सकता है तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि दो अभाज्य संख्याओं का मतलब एचसीएफ क्या होता है एक होता है कितना होता है एक होता है दो अभाज्य संख्याओं का जो मसा होता है महत्तम समापवर्तक जो होता है वो कितना होता है 1 होता है। जैसे अगर बात कर लेते हैं उदाहरण यहीं पे है आप अगर 5 और 7 का मसा निकालने चलेंगे तो आपको 1 मिलेगा। जैसे अगर बात करें 5 और 1 का मसा किस तरीके से निकलेगा तो 5 और 7 यानी इस तरीके से छोटा वाला से भाग देना पड़ता है हमें क्या करना पड़ता है भाग देना पड़ता है तो भाग दीजिए 5 से कटेगा 5 एकम 5 एक बार में जाएगा उसके बाद यहाँ बच रहा है 2 बच रहा है। अब इस शेषफल से हमें फिर इसको भाग देना होगा फिर 2 गुना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पे शेषफल क्या बच रहा है 1 बच रहा है। अब 1 से फिर हमें इसको भाग देना होगा 1 से हमें तो 2 बार में जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लाइन आप लोग लिख लिए होंगे तो इसको हम मिटा रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 से 1 से अगर भाग देते हैं तो 2 बार में जाएगा। अब आ गया शेषफल तो भाग तब तक देते हैं जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तो इस तरीके से हम लोग भाग देते हैं। तो इसका जो इधर वाला पोर्शन होता है ये वाला जो पार्ट है जिससे लास्ट बार हमने भाग दिया है और पूरा कट गया यानी 0 आ गया शेषफल तो वही हमारा क्या होता है मसा हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा मसा। तो इसका मसा कितना आ गया 5 और 7 का मसा यानी एचसीएफ 1 आ गया। उसी तरीके से आप किसी भी दो अभाज्य संख्याओं को उठा लीजिए और आप उसका मसा निकालिए आपको उसका जो मसा है ना 1 हमेशा प्राप्त होगा 1। तो किसी भी दो अभाज्य संख्याओं का जो मसा होता है 1 होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर बात करें एक पॉइंट और कि इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या थी सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभी मैं बता रहा हूं इस पॉइंट को। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है सबसे छोटी अगर बात करें क्वेश्चन एक और बनेगा कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर बात करते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर बात करें सॉरी ये क्या हमने लिखी है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का मसा में निकालना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या चलिए यहाँ पे हम अभाज्य कर देते हैं इसको भाज्य लिख देते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या तो सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो कितना हो जाएगा। तो सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या की बात करें तो भाज्य संख्या में सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन थी। तो अगर भाज्य संख्या लिखा जाए तो भाज्य संख्या शुरू होता है 4 से क्योंकि एक जो है ना एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है
दो क्या है, दो हमारे पास अभाज्य है, तो भाज्य हमारा क्या हो जाएगा, 3 भी अभाज्य है, तो 4 हो जाएगा भाज्य, उसके बाद 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इस तरीके से। और इसमें ये जो है ये है अभाज्य संख्या, ये क्या है अभाज्य, और ये क्या है भाज्य। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या पहले लिखे हुए, तो भाज्य संख्या में 4 लिख लेते हैं, उसके बाद गुणा कर लेते हैं, बाद में अभाज्य है तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं का गुणनफल अगर पूछ दिया जाए तो आपका आंसर रहेगा 8। तो इस तरीके से हम लोगों ने भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में चर्चा किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं सह अभाज्य संख्या के बारे में, यानी सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं। तो आइए अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सह अभाज्य संख्याओं के बारे में हम लोग जानेंगे। सह अभाज्य संख्या यानी 7वां नंबर था, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 8 नंबर। 8 नंबर पे लिखेंगे सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में को प्राइम नंबर भी बोलते हैं। सह अभाज्य संख्याएं लिख देते हैं को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर की बात की जाए, क्या है को प्राइम नंबर, क्या है सह अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे एक जो है ना पेयर बनेगा दो संख्याओं का, तो ये एक ऐसा जोड़ा है, यानी हम बोल सकते हैं कि दो संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा जिसका मस यानी HCF हमेशा क्या HCF एक, डायरेक्ट लिख देते हैं। दो संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा जिसका मस एक हो, उसे हम क्या बोलेंगे सह अभाज्य संख्या। उसे हम क्या बोलेंगे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ये एक पेयर है, एक जोड़ा है दो संख्याओं का। तो सह अभाज्य संख्या ऐसी दो संख्या जिनका मस जो है HCF जो है एक आएगा, वो संख्या का जोड़ा जो है क्या कहलाएगा सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे अगर बात की जाए एग्जांपल, यहाँ पे जैसे अगर बात की जाए तो उदाहरण के लिए 3 और 4 को उठा लेते हैं। 3 और 4 का मसा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3 और 4 का मसा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी तरीके से 4 और 5 ये दोनों सह अभाज्य हो जाएंगे। उसी तरीके से 5 और 6 सह अभाज्य हो जाएंगे। उसी तरीके से हम 7 और 8 भी लिख सकते हैं। ये क्या है सह अभाज्य संख्याओं का एक पेयर है, एक जोड़ा है। इन सभी संख्याओं में किसी भी दो संख्याओं का जो हमने लिखा है जोड़ा बना करके, किसी भी संख्या का आप मसा निकालिएगा तो हमेशा मसा जो है एक आ जाएगा। मसा निकालने का तरीका हमने पहले वाला तरीका आप सभी लोगों को पीछे अभी बताया है। तो ये सभी के सभी क्या है को प्राइम नंबर है, और ये जो है ना को प्राइम नंबर लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, बहुत सारे हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या है को प्राइम नंबर है। उसके बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसको मिटाएंगे हम 9 नंबर में हम लिखेंगे आइए अब जान लेते हैं 9 नंबर। 9वां नंबर जो है 9 नंबर जो है लिखेंगे परिमेय संख्या।
और परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। तो इसका परिभाषा क्या लिख सकते हैं हम? इसका परिभाषा लिखेंगे कि वे सभी संख्याएं जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके। वे सभी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में हम लिख सके या लिखा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? उसे परिमेय संख्या कहते हैं। P बटा Q का मतलब क्या है? P अंश हो गया, ये ऊपर वाला जो है ना अंश। जैसे कोई भी संख्या अगर बटा में लिखा आता है तो उसको हम अंश और हर के रूप में देखते हैं, P बटा Q के रूप में देखते हैं। ऊपर वाला अंश कहलाता है और नीचे वाला क्या कहलाता है? हर कहलाता है। और इसमें एक कंडीशन भी है। कंडीशन ये है कि जहां P और Q जो है एक पूर्णांक है। क्या है? एक नहीं, दोनों पूर्णांक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि दोनों P और Q दोनों पूर्णांक हैं। क्या है? दोनों पूर्णांक हैं। P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक है। लेकिन एक कंडीशन और है इसमें कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q और इसमें क्या है कि दोनों तो पूर्णांक हैं, और एक कंडीशन ये है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान जो है ना, वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P का मान 0 हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन Q का जो मान है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अगर बात करें, जैसे उदाहरण की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे 3/5 क्या है? ये परिमेय है। 3/5 क्या है? परिमेय है। 3/5, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4/7 क्या है? ये परिमेय है। या मैं बोलूं 0/3, ये सब क्या है? ऊपर में 0, देखिए P बटे Q, तो ये जो है ना 0 ऊपर में आया तो ये परिमेय है, क्योंकि 0 जो है ना, 0 क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है। कोई पूछेगा कि 0 क्या है तो आप बता सकते हैं कि 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बाटा में हम कुछ भी लिख सकते हैं। 0/1, 0/2, 0/3 कुछ भी लिख सकते हैं। तो 0 भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये सारा का सारा क्या है? 22/7। 22/7 क्या है? 22/7 भी परिमेय संख्या है। पाई का मान होता है 22/7, लेकिन चूंकि 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है, और ये पाई का मान है, तो ये जो है ना पाई का मान 22/7 जो है ये एक अनुमानित मान है, ये करेक्ट मान है नहीं। इसलिए पाई जो है ना, पाई परिमेय संख्या नहीं है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का जो मान हम लिखते हैं 22/7, ये एक परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 होता है, तो ये एक अनुमानित मान है, ये इसका करेक्ट मान है नहीं। इसलिए पाई जो है ना, केवल पाई अगर बोले तो पाई परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, 22/7 परिमेय संख्या है। अब इसके बारे में हम चर्चा अपरिमेय संख्याओं के श्रेणी में करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को परिमेय संख्या भी समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज और इसमें हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है, तो इसका जो दशमलव प्रसार होता है, यहाँ पे लिख देंगे कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत दोनों हो सकता है। तो परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत भी हो सकता है और अशांत भी हो सकता है। जैसे अगर बात करें उदाहरण की, तो यहाँ पे अगर मैं एक संख्या लिख रहा हूँ, कोई भी संख्या आप उठा लीजिए, जैसे 2, अगर हम 2.35 लिखते हैं तो 2.35 क्या है? दशमलव प्रसार इसका शांत है, क्योंकि अब ये तो रिपीट नहीं हो रहा है और पूरी तरीके से इसका दशमलव के बाद जो है खत्म भी हो गया। 3 आया, फिर 5 है, उसके बाद कोई आया ही नहीं,
तो ये क्या है, ये शांत दशमलव प्रसार है। कैसा दशमलव प्रसार है, एक शांत दशमलव प्रसार है। लेकिन उस जगह पे अगर हम लिखें एक संख्या और लिखें 0.333, ये क्या है, ये जो है ना रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है, एक अशांत है। ये क्या है, अशांत है। ये जो है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, अशांत। अशांत। तो दशमलव प्रसार जो है ना, इसका शांत भी हो सकता है और अशांत भी हो सकता है। रिपीट होगा तो एक ही संख्या, अगर एक संख्या बार बार रिपीट हो रहा है तो उसे परिमेय संख्या हम बोलेंगे। लेकिन अगर एक संख्या रिपीट न होकर के अलग अलग संख्या अगर आ रहा है तो उसे हम परिमेय नहीं बोलेंगे। जैसे मान के चलते हैं कि यहाँ पे हम 0.37592 इस तरीके से अगर संख्या अगर आ रहा है तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता, ये एक अपरिमेय संख्या के श्रेणी में आ जाएगा। क्योंकि अलग अलग अंकों का यहाँ पे आना ये साबित करता है कि ये परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्याओं में रिपीट होगा, दशमलव शांत भी हो सकता है और अशांत भी होगा। लेकिन एक ही संख्या बार बार अगर दशमलव के बाद रिपीट हो रहा है, या मैं बोलूं इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0.3 और 3 पे हम बार लगा दें तो डायरेक्ट इसको बोला जा सकता है कि 0.333 कितना होगा, 3 के डॉट डॉट करने से कोई फायदा नहीं, इसलिए हम इसको सूचित करते हैं बार से। इसको हम एक ब्रैकेट, बार ब्रैकेट जो होता है एक ब्रैकेट है वो, तो इसको हम बार ब्रैकेट बोलते हैं। तो ये एक शांत अशांत है, दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। लेकिन ये कौन सी संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये एक अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे तो एक पॉइंट आप लोगों को लिख लेना चाहिए कि 0 क्या है, 0 परिमेय संख्या है। तो ये आप लोग ये नोट में करके लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट करके कि 0 क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। 0 क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। अब आइए हम लोग जान लेते हैं अपरिमेय संख्या। तो ये है परिमेय संख्या। अब हम लोग बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल, अब यहाँ पे हम अ लगा देते हैं और 9वां नंबर पे हम कर ले रहे हैं 10 नंबर। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, थोड़ा सा इसको बढ़िया से लिख दें, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर वे सभी संख्या, बस परिभाषा पलट जाएगा, वे सभी संख्या जिसे p बटा q के रूप में न लिखा जा सके। क्या लिखेंगे, रूप में ना लिखा जा सके। जिसे p बटा q के रूप में ना लिखा जा सके, वे सभी संख्या जिसे p बटा q के रूप में ना लिखा जा सके, जहां p और q एक पूर्णांक है लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 इसमें भी नहीं होना चाहिए। तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा जिसे हम p बटा q के रूप में लिख नहीं सकते। जैसे अगर उदाहरण की अगर बात किया जाए तो उदाहरण में आप लोग पाई को उठा लीजिए, हम लोगों ने चर्चा किया है कि पाई क्या है। जैसे बात करते हैं पाई, तो पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद हम बात करते हैं एक और जो है ना, जैसे अभी संख्या में मैं ले रहा हूं, जैसे 2 हो गया रूट में, तो रूट में जितनी भी संख्या है जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याओं के श्रेणी में आते हैं। उसी तरीके से एक सिंबल और आता है, यूलर संख्या के नाम से करके आता है, उसका सिंबल इस तरीके से होता है। तो ये यूलर नंबर इसको बोलते हैं, यूलर्स नंबर, यूलर संख्या ये है। ये भी यूलर संख्या जो है ना एक अपरिमेय संख्या के श्रेणी में आता है। इसका भी मान जो होता है, आप सभी लोगों को मैं लिखवा दे रहा हूं, यूलर संख्या का जो मान होता है वो होता है 2 इसका मान जो होता है वो होता है 2.7181 7182 और 818 इस तरीके से होता है, डॉट डॉट जाता है। इसका भी रिपीटेशन होता नहीं है, एक संख्या बार बार नहीं आता है, अलग अलग बदल बदल करके संख्या आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इसका जो मान है ना दशमलव के बाद
दशमलव का देखिए 7 आया, फिर 1 आया, फिर 8 आया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आया, फिर 8 आया, फिर 2 आ गया, फिर 8 आया, फिर 1 आ गया, फिर 8 आ गया। तो इस तरीके से एक संख्या का रिपीट न होना ये बता रहा है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, यूलर नंबर बोलते हैं। इसको हम यूलर संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूलर संख्या। ऐसे आप लोगों के सिलेबस में तो पढ़ना है नहीं इसका उपयोग, लेकिन फिर भी हमने बता दिया कि यूलर संख्या क्या होता है। अगर कोई पूछ दे कि यूलर नंबर क्या होता है और उसका मान कितना होता है, तो यूलर संख्या होता है 2.71818281 डॉट डॉट। इसका मान जो है ना अनुमानित मान है, ये भी एक अनुमानित मान है, सटीक इसका मान नहीं है। पाई जो है हमने पीछे परिमेय संख्याओं में चर्चा हम लोगों ने कर लिए हैं। पाई का जो मान होता है ना, पाई का मान एक अनुमानित मान होता है और वो एक परिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, बात कर लेते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। अगर मैं बात करूं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग का जो चैप्टर है, हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है, हम लोग के चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो क्लास जब शुरू किए थे तो शुरुआत क्लास में आप लोगों को हमने बताया था कि रियल नंबर किसे कहते हैं। तो रियल नंबर में सभी संख्या आ जाएगी। जैसे अगर बात की जाए पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जितनी भी संख्याएं हैं वो सारा के सारा एक समूह अगर बना दिया जाए तो वो सभी संख्याओं को मिला करके और हम क्या बोल सकते हैं, वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। तो वास्तविक संख्या का परिभाषा इस तरीके से बनाया जा सकता है, क्योंकि पूर्ण संख्या और जो है पूर्णांक संख्या, सभी संख्या परिमेय और अपरिमेय में आ जाते हैं। तो हम लोग अगर बात करें 11 नंबर डाल करके अगर लिखिएगा तो आप लिख लीजिए वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का परिभाषा क्या लिख सकते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर का परिभाषा क्या बनेगा, तो रियल नंबर का परिभाषा यही है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिला करके। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में सभी आ जाएंगे, पूर्णांक भी आ जाएगा, पूर्ण आ जाएगा, प्राकृत आ जाएगा, सम आ जाएगा, विषम आ जाएगा, भाज्य आ जाएगा, अभाज्य आ जाएगा। तो इसमें परिमेय और अपरिमेय में दोनों आ जाता है। तो इसलिए हम बोल दिए कि परिमेय और अपरिमेय के समूह को हम क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। तो आज का क्लास जो है ये जो है पहला जो चैप्टर हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, उन सभी चैप्टर्स के बारे में जितना भी बेसिक चीज हम लोग को जो जानना था वो सारी चीजें हम लोगों ने बात किया, चर्चा किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को आज का सेशन भी अच्छा लगा होगा। और इसमें वास्तविक संख्या जो है कल हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं 1.1 यानी क्वेश्चन हम लोग कल जो है ना आप लोगों की बुक एक्सरसाइज 1.1 कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो कल का क्लास और भी मजेदार होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में यानी कल। लेकिन अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं ये बात बार बार बोलता नहीं हूँ हर वीडियो में, मेरा आदत नहीं है। लेकिन अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपको पूरे 10th क्लास की सारा सिलेबस यानी A to Z सिलेबस और भरपूर आपको मात्रा में चाहिए तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए। इस चैनल के प्लेलिस्ट है बना हुआ है, मैथमेटिक्स का अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति को खत्म कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। पूरा त्रिकोणमिति लगभग 22-23 पार्ट में हुआ है। तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा या ऊपर में आई बटन पे आपको मिल जाएगा, एक लिंक मिल जाएगा, क्लिक करिएगा, उस पर सारा वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले डे। थैंक यू।